जापान, जहाँ पे डिसिप्लिन सिर्फ एक रूल नहीं, एक लाइफस्टाइल है। जहाँ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धीरे बात करते हैं, जहाँ पे ट्रेन्स भी कुछ सेकंड्स लेट हो तो अपॉलॉजी दी जाती है, और जहाँ पे दुनिया को लगता है कि क्राइम बहुत कम होता है। लेकिन इसी ऑर्डरली सोसाइटी के नीचे सालों तक एक ऐसी दुनिया भी चलती है, एक ऐसी दुनिया जिसके अपने रूल्स थे, अपना जस्टिस, अपनी लॉयल्टी और अपने पनिशमेंट्स। उस दुनिया का नाम था याकुजा, जापान की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पनिशमेंट की कीमत कभी कभी खून से चुकानी पड़ती है, और जहाँ पे एक रूल ऑलमोस्ट कभी नहीं बदलता, एंड दैट इज कि वुमेन ऑफिशियली कभी मेंबर्स नहीं बन सकती। वो वाइव्स हो सकती है, वो पार्टनर्स हो सकती है, सपोर्ट सिस्टम हो सकती है, लेकिन एक मेंबर कभी नहीं। फिर भी इस रूल का एक एक्सेप्शन बताया जाता है, एक नाम जो आज भी लोगों की क्यूरियोसिटी का रीजन है, माको नाशिमुरा। एक औरत जिसे कई रिपोर्ट्स और पब्लिक अकाउंट्स में जापान की ओनली फीमेल याकुजा मेंबर के इमेज में डिस्क्राइब किया गया। लेकिन इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं है कि वो याकुजा का मेंबर कैसे बनी। असली सवाल ये है कि एक नॉर्मल लाइफ जीने वाली लड़की उस दुनिया तक पहुंची कैसे और क्यों। अगर आप किसी गैंगस्टर की स्टोरी सुनते हो तो शायद आप इमेजिन करते हो कि उसका बचपन वॉयलेंस और क्राइम के बीच ही गया होगा। लेकिन माको की स्टोरी उस स्टीरियोटाइप को तोड़ देती है। उनका जन्म एक ऑर्डिनरी जापानीज फैमिली में हुआ। उनके फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, घर में डिसिप्लिन था, रूल्स थे, रिस्पेक्टेबल लाइफ थी। अगर उस वक्त उनके पेरेंट्स से किसी ने पूछा होता कि आपकी बेटी बड़े होके क्या बनेगी, तो आंसर्स बहुत सिंपल होते, टीचर, ऑफिस वर्कर, डॉक्टर या कोई एकदम नॉर्मल प्रोफेशन। जापान के माफिया का पार्ट ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जिंदगी प्लान्स के हिसाब से नहीं चलती। एक छोटा डिसीजन पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। टीनेज के साथ ही माको की लाइफ भी बदलने लगी। उनका इंटरेस्ट नॉर्मल स्कूल लाइफ से कम और रेबेलियस कल्चर की तरफ ज्यादा बढ़ने लगा। उस वक्त जापान में एक यूथ सब कल्चर काफी फेमस था। मॉडिफाइड मोटरसाइकिल्स, स्ट्रीट रेसिंग, लेदर जैकेट्स और अथॉरिटी के अगेंस्ट एक रेबेलियस इमेज। हर बोसोजोकू मेंबर क्रिमिनल नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि कई लोग इसी एनवायरनमेंट से आगे चलकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तक पहुंच गए, और माको भी। धीरे धीरे वो इसी दुनिया का हिस्सा बनने लगी। शायद उस वक्त उसको ये सिर्फ एक एक्साइटमेंट लग रहा था, फ्रीडम, स्पीड, थ्रिल। लेकिन कई बार जो चीज एडवेंचर लगती है वो धीरे धीरे हैबिट बन जाती है, और फिर लाइफ। याकुजा की दुनिया सिर्फ लॉयल्टी मांगती नहीं थी, उसकी कीमत भी लेती थी। सबसे इनफेमस ट्रेडिशंस में से एक था योबित्सुमे। दैट मीन्स अपने लिटिल फिंगर को काट देना और माफी मांगना, अपनी फिंगर काट के। कितना फक्ड अप बात है ये कि अगर गलती हो गई तो अपॉलॉजी अपनी उंगली काट कर देनी पड़ती है। ये रिचुअल हर ग्रुप या हर मेंबर में कंपलसरी नहीं था, लेकिन याकुजा इसी चीज के लिए फेमस था। याकुजा का ये एक फेमस सिंबल था। इसका मेन गोल सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि ऑर्गेनाइजेशन के सामने तुम अपनी ईगो, ताकत और जरूरत पड़ने पर अपने बॉडी का एक हिस्सा भी सैक्रिफाइस कर दो। ये दिखाना था कि याकुजा में लॉयल्टी सिर्फ वर्ड से नहीं, सैक्रिफाइसेस से प्रूफ की जाती है। एक इंसिडेंट बार बार सामने आता है। बताया जाता है कि एक दिन उनके बॉयफ्रेंड का कुछ लोगों से बहुत वॉयलेंट कन्फ्रंटेशन हुआ। सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि सामने 5 आदमी खड़े थे। सोचो, एक तरफ 5 लोग और दूसरी तरफ सिर्फ 2 लोग। वो थी माको और उनका बॉयफ्रेंड। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग भाग जाते हैं, पुलिस को फोन करते हैं या कम से कम खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन माको पीछे नहीं हटी। वो कन्फ्रंटेशन में खड़ी रही, चाहे सामने कितने भी लोग हो। ज्यादा हमारे पास इस मामले में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं। ये नहीं पता कि किसने पहले अटैक किया या फाइट कैसी थी। लेकिन ये इंसिडेंट उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसके बाद याकुजा के लोगों ने उन पर ध्यान देना शुरू किया। क्राइम की दुनिया में लोग सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि कौन डर के भागता है और कौन रुकता है। और माको रुक गई थी। उस इंसिडेंट के बाद माको धीरे धीरे उन लोगों के कांटेक्ट में आने लगी जो लोग याकुजा से जुड़े हुए थे। यहाँ से स्टोरी थोड़ी अनक्लियर हो जाती है, क्योंकि अलग अलग इंटरव्यूज और रिपोर्ट्स थोड़े अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन ब्रॉडली ये माना जाता है कि उस कन्फ्रंटेशन के बाद उनका कनेक्शन याकुजा के साथ और गहरा हो गया। और फिर एक दिन
वो ऑफिशियली उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गई। ये सिर्फ एक मेंबरशिप नहीं था, ये एक नई आइडेंटिटी थी। अब उनकी दुनिया बदल गई, नए लोग, नए रूल्स, नई लॉयल्टी और वापस नॉर्मल लाइफ हर दिन थोड़ी और दूर जा रही थी। एक इंसिडेंट बहुत बार मेंशन होता है, वो था उनकी प्रेग्नेंट दोस्त का। हमको इस बारे में एग्जैक्ट डिटेल्स तो पता नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि वो भी इसी डेंजरस एनवायरनमेंट का हिस्सा थी और उसके साथ जो हुआ उसने माको को अंदर तक हिला के रख दिया। क्राइम सिर्फ उन लोगों को डिस्ट्रॉय नहीं करता जो उसका हिस्सा होता है, कभी कभी वो उन लोगों को भी डुबा लेता है जिनका कनेक्शन उस एनवायरनमेंट से होता भी नहीं है। ये इंसिडेंट भले ही किसी फॉर्म में भी हुआ हो, लेकिन माको के लिए ये एक रिमाइंडर था कि जिस दुनिया में वो कदम रख चुकी है वहां पे किसी के लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, ना दोस्त की, ना प्यार की और ना ही कल की। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एक बार याकुजा का दरवाजा खुल गया तो बाहर निकलना अंदर आने से बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और माको अब उसी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी, एक ऐसी दुनिया जहां अगले 30 साल वो उनका सब कुछ मांगने वाले थे। एक बार जब माको ने उस दुनिया में कदम रखा तो वापस मुड़ने का रास्ता धीरे धीरे गायब होने लगा। मूवीज हमें याकुजा की जिंदगी बहुत ग्लैमरस दिखाती है, एक्सपेंसिव सूट्स, लग्जरी कार्स, रिस्पेक्ट, पावर। लेकिन बाद में जब माको ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, वो इस इमेज से तो काफी अलग था। उनके लिए याकुजा एक एक्साइटिंग एडवेंचर नहीं था, वो उनकी पूरी जिंदगी बन चुकी थी। और इस जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, शादी। माको ने बाद में एक याकुजा मेंबर से ही शादी करी। बाहर से देखने पर ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप लग सकता है, लेकिन जब दो लोग एक ही क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ भी उस ऑर्गेनाइजेशन से अलग नहीं रहती। हर दिन एक अनसर्टेनिटी होती है कि कब किस पर अटैक हो जाए, कब पुलिस रेड कर दे, कब किसी राइवल गैंग के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाए। ये बात कोई नहीं जानता था और ऐसे एनवायरनमेंट में कभी कभी घर भी सेफ प्लेस फील नहीं होता। और धीरे धीरे माको की पूरी आइडेंटिटी उस दुनिया के साथ जुड़ने लग गई। अब वो सिर्फ माको नहीं थी, लोग उनको याकुजा मेंबर के फॉर्म में ही देखा करते थे। 30 इयर्स, सोचिए 30 साल। एक इंसान स्कूल कंप्लीट करता है, करियर बनाता है, फैमिली बनाता है इतने टाइम में, और रिटायरमेंट के बारे में भी सोचने लगता है। उतने ही टाइम तक माको याकुजा का एक मेंबर थी। ये सुन के लगता है कि इतने साल पावर में रहना बहुत एक्साइटिंग लगता होगा, लेकिन उन्होंने बाद में दिए इंटरव्यूज में इस लाइफ को कभी भी ग्लैमरस जैसा नहीं दिखाया। इस लाइफ को कभी भी उन्होंने ग्लोरीफाई नहीं किया। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो परफेक्ट लाइफ थी, बल्कि सीन तो बहुत ही उल्टा था। ये फीलिंग उनमें बहुत है कि उस लाइफ ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया है। फ्रीडम, नॉर्मल रिलेशनशिप्स और एक ऑर्डिनरी सिंपल लाइफ जीने का मौका। जब कोई इंसान अपनी लाइफ एक ही सिस्टम में बिता देता है तो उस सिस्टम के बाहर की दुनिया उसके लिए एक अजनबी बन जाती है। माको ने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा प्रिजन में गुजारा। हम एग्जैक्ट हर इंसिडेंट तो नहीं जानते, लेकिन ये पता है कि जेल उनकी स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। जेल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती है, वो आपका टाइम चुरा लेती है, और वो टाइम एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। एक दिन, एक महीना, एक साल, धीरे धीरे इंसान बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जब रिलीज होता है तो सिर्फ गेट्स नहीं खुलते, एक न्यू प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सोसाइटी और एक्सेप्टेंस और खुद को ही दोबारा पहचानना। लेकिन माको के लाइफ में अभी ये स्ट्रगल खत्म नहीं हुए थे। माको ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि वो ड्रग एडिक्शन से भी गुजरी। ये कन्फेशन शायद उनकी स्टोरी का सबसे ऑनेस्ट पार्ट है, क्योंकि यूजुअली लोग अपने फेलियर्स छुपा लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एडिक्शन को समझाना बहुत जरूरी है, और हर एडिक्टेड इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग थ्रिल से शुरू करते हैं, और कुछ लोग प्रेशर से बचने के लिए, और कुछ लोग अंदर चलने वाली लड़ाई को कुछ देर के लिए छुपाने के लिए। हम ये नहीं जानते कि माको की सिचुएशन में सबसे बड़ा रीजन क्या था, और गेस करना भी सही नहीं होगा। लेकिन एक चीज जरूर समझ में आती है कि जब कोई इंसान सालों तक वॉयलेंस, फियर और अनसर्टेनिटी के बीच रहता है तो उसका मेंटल बर्डन बहुत गहरा हो सकता है, और कई बार लोग उस बर्डन से बचने के लिए गलत रास्ता चूज कर लेते हैं। अब तक माको ने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया था, वॉयलेंस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मैरिज, प्रिजन, एडिक्शन, और धीरे धीरे एक चीज समझ आ रही थी कि ये लाइफ कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, और अगर वो इसी रास्ते पे चलती रही
तो उनका पूरा फ्यूचर इसी अंधेरे में जाएगा। और शायद पहली बार उन्होंने खुद को एक सवाल पूछा, क्या यही मेरी पूरी जिंदगी है? ये सवाल सिंपल लग सकता है, लेकिन कई बार एक इंसान की पूरी लाइफ बदलने के लिए एक छोटा सवाल ही काफी होता है। और माको के लिए भी यही शायद वो मोमेंट था जहां अंधेरे से बाहर निकलने की सोच पहली बार शुरू हुई। लोग यूजुअली सोचते हैं कि क्राइम की दुनिया में घुसना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन फॉर्मर गैंग मेंबर्स इस बात से डिसएग्री करते हैं। अंदर जाना ही आसान होता है, लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल। और माको की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी। ऑलमोस्ट 30 साल इस एनवायरनमेंट का हिस्सा रहने के बाद अब उन्हें एक डिसीजन लेना था जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे डेंजरस डिसीजन था। याकुजा ज्वाइन करने का नहीं, उसको छोड़ने का। हमारे पास यह इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि वो कौन सा दिन था या फिर किस रीजन ने माको को मजबूर किया ये डिसीजन लेने के लिए, लेकिन उनके इंटरव्यूज से इतना जरूर समझ में आता है कि धीरे धीरे वो इस जिंदगी से थक चुकी थी। सालों तक वॉयलेंस देखना, फियर के साथ जीना, प्रिजन और एडिक्शन से लड़ना, शायद उनको ये समझ आ चुका था कि अगर वो अभी नहीं रुकी तो शायद वो कभी रुक नहीं पाएगी। लेकिन याकुजा छोड़ने का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गई। असली स्ट्रगल तो अभी शुरू होना था। जापान में एक याकुजा मेंबर को नॉर्मल लाइफ जीना कभी आसान नहीं था। चाहे किसी ने क्राइम छोड़ भी दिया हो, उनका पास्ट उनका पीछा नहीं छोड़ता। नौकरी मिलना मुश्किल है, सोसाइटी का ट्रस्ट गेन करना मुश्किल है, और सबसे मुश्किल खुद को माफ करना। सोचो अगर एक इंसान की पहचान 30 साल तक सेम हो और एक दिन वो सब खत्म हो जाए, तो वो खुद को किस नाम से पहचानेगा? फॉर्मर गैंगस्टर, फॉर्मर प्रिजनर, या फिर सिर्फ एक इंसान जो एक और बार जीना सीख रहा है? अब माको की जिंदगी का सबसे यूनिक हिस्सा शायद यही से शुरू होता है। उन्होंने अपने पास्ट को छुपाया नहीं, उन्होंने कभी इस चीज से डिनाई नहीं किया कि उनके लाइफ में कभी कुछ गलत हो रहा था, बल्कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को यूज करना शुरू किया उन लोगों के लिए जो वापस यही गलतियां रिपीट करने वाले थे। माको बाद में फॉर्मर गैंग मेंबर्स, ड्रग एडिक्शन से लड़ रहे लोगों और सोसाइटी में वापस आने वाले लोगों की मदद करना शुरू करी। ये काम कोई बहुत ग्लैमरस नहीं था या फिर इसके लिए हेडलाइंस वगैरह नहीं बनी, लेकिन शायद ये उनके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम था, क्योंकि जिस इंसान ने अंधेरा खुद देखा हो वही किसी और को बचा सकता है उस अंधेरे में घुसने से। माको ने उस लाइफ को कभी कभी ग्लोरीफाई नहीं किया। ना वो बहुत प्राउड थी अपने लाइफ से, ना ही उसको किसी अचीवमेंट की तरह दिखाया। इनफैक्ट उनकी बातों से ऐसा लगता है कि क्राइम का बिल कभी ना कभी तो इंसान को भरना ही पड़ता है। कभी फ्रीडम से, कभी रिलेशनशिप से, या फिर कभी हेल्थ से, और कभी तो अपनी पूरी लाइफ से। पर एक सवाल आता है कि क्या लोग कभी बदल सकते हैं? ये सवाल सिर्फ माको की स्टोरी का नहीं है, यह हर एक उस इंसान की स्टोरी का है जिसने कभी अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती करी हो। क्या एक क्रिमिनल हमेशा क्रिमिनल ही रहता है, या एक इंसान सच में बदल सकता है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होता है। कुछ लोग कभी माफ नहीं करेंगे, और वही कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, सेकंड चांस तो मिलना चाहिए। लेकिन एक बात को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है कि माको ने अपने लाइफ के एंड चैप्टर्स क्राइम में नहीं, रिहैबिलिटेशन में लिखने की कोशिश की, और शायद ये डिसीजन उनके पहले के डिसीजन से कई ज्यादा हिम्मत मांगता था। आज भी लोग जब याकुजा का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में गैंग वॉर्स, टैटूज और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की ही इमेज आती है। लेकिन उस इमेज के पीछे एक और कहानी भी छुपी है। एक ऐसी औरत की जो एक ऑर्डिनरी फैमिली से निकली, रेबेलियस कल्चर का हिस्सा बनी, क्राइम की दुनिया में खो गई, ऑलमोस्ट 30 साल अंधेरे में बिताए, प्रिजन देखा, एडिक्शन देखा, और फिर एक दिन उसी अंधेरे से बाहर निकलने का डिसीजन लिया। ये किसी क्रिमिनल को हीरो बनाने की कहानी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हर डिसीजन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, इंसान की लाइफ का पूरा डायरेक्शन बदल सकता है। और कभी कभी सबसे मुश्किल फाइट पुलिस से नहीं या राइवल गैंग मेंबर से नहीं, अपने ओल्ड सेल्फ से ही होता है। और माको ने वही लड़ाई लड़ी। इसलिए तो उनकी कहानी जापान की ओनली फीमेल याकुजा की नहीं है, इनफैक्ट एक ऐसी इंसान की कहानी बन जाती है जो अंधेरे में खो गया था और सालों बाद रोशनी तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। रुको रुको, जाओ मत, सब्सक्राइब किए बिना जाओ मत। हमको 1000 सब्सक्राइबर्स एज सुन एज पॉसिबल पहुंचना है, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत 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 मीनिंगफुल है। इसलिए इफ़ यू फील दिस वीडियो वाज वर्थ वॉचिंग और मेरा कंटेंट आगे भी देखना आप पसंद करोगे तो सब्सक्राइब करके ही जाना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।
बाय।